गर्मी में जुगाड़ू बहू की खुली हुई हरी भरी रसोई। माधव जी, आपसे मैंने कहा था कि मुझे एकदम नए नए डिजाइन चाहिए, आप लेकर तो आए हैं ना? बिल्कुल सरोजनी जी, आपके और आपकी बहू के लिए मैंने एकदम लेटेस्ट डिजाइन निकाले हैं। आपको भी अच्छे लगेंगे। लाइए मैं दिखाता हूँ। माँ जी देखिए ना, मुझे तो मेरे सूट के हिसाब से ये वाला सेट बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, काफी ज्यादा अच्छा है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। मैं आपको कोई मस्का नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आपकी बहू की नजर तो बाज की है और पसंद हीरा है, हीरा। ये हार मेरे सेटों में सबसे सुंदर है और सबसे अच्छे गोल्ड से बना हुआ है। इसके अलावा भी एक दुल्हन सेट है जो इसी की टक्कर का है। बहू रानी बताओ, दिखाई दे रहा है या मैं दिखाऊं? नहीं, मुझे देखने दीजिए, मैं ढूंढ लूंगी। ये वाला दिखाना जरा, जिसमें ये रूबी रेड डायमंड है। अरे मान गई भैया आपकी बहू रानी, दोनों बेहतरीन हारों पर हाथ रखा है तुमने तो। सुनार को ही हीरे की परख हो, ऐसा जरूरी नहीं। माँ जी, ये दोनों सेट ले लीजिए, रश्मि के जोड़े के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं मिलेगा। ये सेट जरा महंगे हैं क्योंकि जो आपको पसंद आए हैं उनमें प्योर गोल्ड लगा हुआ है और ये हीरे भी महंगे वाले हैं। अरे माधव जी, 50 लाख तक के होंगे या और महंगे हैं। पैसों की चिंता नहीं कीजिए, मेरी बहुएं शादी में अलग ही चमकनी चाहिए बस। सरोजनी की बात को सुनकर माधव मुस्कुरा दिया, जिसके बाद माधव के साथ लाखों रुपए के सेट बिक गए। माधव के जाने के बाद ही घर में सुनीता और सरोजनी के बाकी घर वाले भी आ गए और वो ज्वेलर माधव आ गया था। हाँ, आ गया था और हमने सेट भी ले लिए। अब सुदेश जी, ये बताइए कि नई बहू के लिए शादी का जोड़ा कब दिखाने वाले हैं? जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद हमारे घर आ जाएंगे। मैं मॉल से जो भी अच्छे और महंगे डिजाइन होंगे घर भेज दूंगा। तुम नई बहू का और सुनीता का लहंगा यहीं से पसंद कर लेना। और मेरा क्या बाबा? अरे तू भी ले लेना ना, यहीं से तू भी पसंद कर लेना। माँ भाभी, अभी ये बातें हम बाद में कर सकते हैं क्या? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ ठीक है, चलो खाना खाते हैं, बाद में कुछ और करेंगे। चलिए सब हाथ धोकर आ जाइए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। सुनीता रसोई में खाना लगाने को चली गई, जिसके बाद सभी घर वाले भी हाथ मुंह धोकर आ गए और पूरा परिवार साथ साथ खाना खाने को बैठ गया। सुनीता एक बहुत ही अमीर परिवार की बहू थी। उसके ससुर, पति और जेठ का काफी अच्छा जमा हुआ काम था और वो करोड़ों के मालिक थे। सुनीता की सास सरोजनी एक बहुत ही अच्छी औरत थी। वो अपनी बहू और बेटी में कभी कोई फर्क नहीं करती थी। ऐसी सिलसिला जारी था और अब सरोजनी के घर में दूसरी बहू भी आने वाली थी, जिसकी ही शादी की तैयारी घर में चल रही थी। बहू बता तो दे कि आज क्या क्या बनाना है। माँ जी, बाबा को पालक पनीर पसंद है ना, तो पालक पनीर। ऐसे ही आपको राजमा चावल खाने का दिल हो रहा था तो राजमा चावल। देवर जी ने खीर बनाने को बुलाया था तो मैंने खीर ही बना दी। मोनिका के लिए शाही पनीर बनाया है और विक्रम जी के लिए बिरयानी। बस लाओ, तुम मुझे बिरयानी ही दे दो। विक्रम की बात को सुनकर सुनीता मुस्कुरा दी। ऐसे ही सभी ने खूब मजे लेकर खाना खाया और सुनीता की खूब तारीफ भी की। भाभी, सच में आपके हाथों में तो जादू है, जादू। पता नहीं दूसरी भाभी आकर ऐसा खाना बनाकर खिला पाएगी भी या नहीं। अगर नहीं बना पाएगी तो तुम्हारी भाभी तो है ना, भाभी बनाना सिखा देंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो अब सभी खाना खा लो। मुझे तो शादी को सोचकर ही बड़ी उलझन सी लगने लगती है। पता नहीं कैसे हो पाएगा सभी कुछ, अभी तो इतना काम बाकी है। सरोजनी की बात को सुनकर सभी को थोड़ी सी टेंशन हुई, लेकिन अरे माँ जी, क्यों चिंता करती हूँ, मैं हूँ ना, सब कुछ अच्छे से होगा। आप टेंशन नहीं लो। अगर आपको टेंशन लेनी है तो इस बात की लो कि आप क्या पहनेंगी और किससे बाल बनवाएंगी, समझ आया? सुनीता की बात सुनकर सरोजनी मुस्कुरा दी। ऐसे ही जब अगला दिन आया तो घर में ही बहू ने अपनी देवरानी सास और नंद का लहंगा भी पसंद कर लिया और देखते ही देखते शादी का दिन करीब आने लगा। ऐसे दिन गुजर गए और आज सरोजनी की बहू रश्मि को अपने ससुराल आ गई थी। अभी रश्मि का गृह प्रवेश होने की तैयारी हो रही थी। बिल्कुल जैसा बाबा ने बोला था, मेरा ससुराल तो वैसा ही है, काफी अमीर लोग हैं। अरे सरोजनी बहन, तुम्हारी बहू तो देवी माँ का स्वरूप लग रही है। इसका लहंगा और ये सब शादी का सामान भी बड़ा ही अच्छा है। होगा ही ना काकी, आखिर भाभी किसकी है? मेरी भाभी तो लाखों में एक ही है। हटो हटो माँ जी, देखो मैं कलश आरती की थाल लेकर आ गई हूँ। आप अब रश्मि का गृह प्रवेश करवा दो। नहीं बहू, मैं नहीं, इसका गृह प्रवेश तू करवा। वैसे भी इस घर की लक्ष्मी ही अगर दूसरी लक्ष्मी का स्वागत करेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या माँ जी, आप चाहती हैं कि रश्मि का गृह प्रवेश मैं करवाऊँ? ठीक है, मैं करवा देती हूँ।
सुनीता ऐसे बोलकर आरती की थाली लेकर आगे को बढ़ी और उसने गृह प्रवेश करवाना शुरू किया। कुछ ही देर के बाद रश्मि अपने घर में आ गई, जहां उसने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया और चांद से भी प्यारी है मेरी बहू। जहाँ बहू, अब तू थक गई होगी ना, तू आराम कर ले। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेकर चलती हूँ। और मैं भी भाभी। मोनिका और सुनीता रश्मि को उसके कमरे में लेकर जाने लगी। उनका घर बहुत ही ज्यादा बड़ा था। घर के अंदर एक स्विमिंग पूल भी था और घर के अंदर जगह जगह एसी लगे हुए थे। ये देखकर रश्मि बोली, भाभी एक बात कहूँ, आपका घर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मेरा मतलब है, अमीर तो मेरे माँ बाबा भी है, लेकिन ऐसा घर तो मेरा नहीं था। भाभी, घर बड़ा होना अमीरों से नहीं, लोगों की सोच से समझ आता है। हमारे घर में सभी को शौक है अच्छे घर में रहने का। भैया ना, वो आए दिन बस घर में ही पैसा लगाते रहते हैं, इसलिए हमारा घर ऐसा दिखाई देता है। लीजिए, आ गया आपका भी कमरा। ये कमरा मेरा है? क्या बात है। रश्मि अपने कमरे को देखकर हैरान हो गई। उसका कमरा भी बहुत ही ज्यादा बड़ा था, साथ ही वो बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था। उसमें फूलों की डेकोरेशन के साथ साथ गुब्बारे वगैरह से भी सजावट हो रही थी, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। गुड नाइट, अच्छे से सोना। चलो अब सुबह मिलते हैं, सुबह को काफी सारा काम है और रस्में भी करनी है। बहुएं रश्मि को छोड़कर आ गईं, जिसके बाद रश्मि भी आराम करने लगी। ऐसे ही अगला दिन भी आ गया और आज के दिन रश्मि की पहली रसोई की रस्म थी। वो तैयार होकर जल्दी से नीचे चली गई थी और अब बारी थी उसकी अपने परिवार के लिए खाना बनाने की। बहू, तैयार तो है ना तू अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए? जी माँ जी, आप बता दीजिए कि क्या बनाना है मुझे, मैं वही बना दूंगी। देख बहू, हमारे घर में जब जब नई बहू आई है, हमने पहली रसोई में उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। जो तेरा दिल करे वो बना लेना। अब चाहे तू एक चीज बना या 10 चीजें, वो तेरी मर्जी है। क्यों, सही कहा ना? सारा सामान रसोई में ही है। आटा, दूध, चावल, दाल, सब्जियां, मसाले और भी जो भी जरूरत होती है वो मैंने सब मंगवा दिया है। अब तू बस बना ले, ठीक है ना? सरोजिनी की बात को सुनकर रश्मि खूब खुशी खुशी अपनी रसोई में आ गई। वाह, यहाँ तो सारा ही बेसिक नहीं एडवांस राशन है। ठीक है, तो मैं अब इससे सबका खाना बनाना शुरू करती हूँ। वैसे कितने अच्छे हैं मेरे ससुराल वाले, मेरी कितनी चिंता करते हैं। चलो, सभी अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सभी को अच्छा खाना भी बनाकर और खुश कर दूं। रश्मि ने ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए खाना बनाना शुरू किया। वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। वैसे क्या बन रहा है हमारी रसोई में? अरे भाभी आप, मैंने ना सभी के लिए छोले भटूरे, साथ में पूरी सब्जी और हलवा पराठा बनाया है। सभी को पसंद आ तो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। और तुमने पहले ही दिन इतनी सारी मेहनत क्यों की? लाओ, मैं कुछ मदद करवा देती हूँ। बताओ क्या बनवाना है? नहीं भाभी, मुझे आता है, मैं बना लूंगी। अब तो वैसे भी बस बनने ही वाला है। क्या बात है, नई बहू रानी भी खाना बनाने में परफेक्ट ही आई है। चलो अच्छा है। सुनीता ऐसे ही बोलती हुई चली गई, जिसके बाद रश्मि ने खाना बना लिया और उसने सभी को खाना परोसा। सभी को उसका पहली रसोई का खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया। क्या बात है, इसको कहते हैं खाना। एक एक चीज का स्वाद एकदम बढ़िया है। बहुत ही अच्छे बहू, बहुत खूब। चलिए, आप सभी को पसंद आ गया, समझो बाबा की मेहनत वसूल हो गई। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। रश्मि ऐसे ही खूब तारीफें बटोर रही थी। ऐसे ही सभी ने उसके खाने की तारीफ की और रश्मि को अच्छा खासा शगुन भी मिल गया। शाम के वक्त 2 पड़ोसन सरोजनी के घर आई। सरोजनी जी कहाँ हो? हमें भी मिलवा दो अपनी बहू से, हम भी तो जरा देख लेंगे कि कैसी है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठो। ओ बहू, रश्मि जरा 2 कप चाय बनाकर तो ले आना बेटा। अच्छा, रश्मि नाम है? नाम तो बड़ा ही अच्छा है। दोनों पड़ोसन ऐसे ही बातें करने लगी कि तभी रश्मि चाय लेकर आ गई। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वाह, बहू तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है आपकी सरोजनी जी। जैसी सुनीता है और मोनिका है, उनकी टक्कर की ही है। आप लोग कुछ खाएंगे? नहीं बहू रानी, तुम परेशान नहीं हो, हम तो बस तुम्हें देखने को आए थे। देख लिया, अब जा रहे हैं। दोनों पड़ोसन ऐसे ही तारीफ करते हुए चली गईं, जिसके बाद चल गया पता कि कैसी बहू लेकर आई हूँ। मैं इन दोनों को अच्छे से जानती हूँ। ये दोनों जरूर मुझे चिढ़ाने के लिए आई होंगी कि बहू में कुछ कीड़ा निकाल आएंगे, लेकिन देखते ही देखते इनकी बोलती बंद हो गई। और आओ। सरोजनी ऐसे ही अपनी बहू के ऊपर गर्व करने लगी। ऐसे लगभग 1 हफ्ते का समय बीत गया। सभी कुछ अच्छा चल रहा था। रश्मि से मिलने को मेहमान आ रहे थे, उसकी तारीफें हो रही थी और घर वाले भी काफी खुश थे। अभी परिवार में ऐसी खुशियां बरस ही रही थी कि तभी एक अनहोनी हुई और आज के दिन दोनों भाई मुंह लटकाकर अपने घर को वापस आए। क्या बात है विक्रम और विवेक,
आज तुम दोनों बड़े ही जल्दी आ गए। मैंने जो तुमसे बोला था कि बहुओं को कहीं घुमा लाना, उसके लिए आए हो क्या? अब तो पता नहीं माँ हमारा क्या होगा। क्या बात है बेटा, कुछ हुआ है क्या? सब खत्म हो गया माँ, सब खत्म हो गया। क्या बोल रहा है तू? क्या खत्म हुआ है? बताना, तुम दोनों मेरे पास हो, सब ठीक है, बताना क्या हुआ है। वो माँ हुआ यूं कि नमस्ते विक्रम दिवालिया। नमस्ते। अरे महेश जी आप यहाँ, और ये दिवालिया आप किसको बोल रहे हैं? अरे किसको बोलेंगे, तुम ही तो हो दिवालिया, तो तुम भाइयों को ही कहेंगे। लेकिन एक बात जान लेना, यह डील हमने तुमसे ऐसे ही नहीं दी थी, भरोसा करके दी थी, लेकिन तुमने हमारे भरोसे को तोड़ दिया है। भैया भैया जल्दी से मेरी बात को सुनिए भैया। विवेक क्या हुआ? विवेक क्या बात है? और ये दोनों यहाँ क्या बोले जा रहे हैं, मुझे बता। सब खत्म हो गया भैया। हमने जो बिजनेस महेश जी और भुवनेश जी के साथ किया था उसमें हमें भारी घाटा हुआ है, देखिए। विवेक ने विक्रम को रिकॉर्ड्स दिखाए तो विक्रम की आंखें फट गईं और अरे मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक बिजनेसमैन कभी इतना ज्यादा लापरवाह भी हो सकता है। अरे तुम लोगों ने इतनी बड़ी डील को पकड़ा और अपनी शादी में तुम अपने इतने बिजी हो गए कि काम के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अरे एक सलाह दूं, एक आदमी हमेशा अपने काम को खुद से ऊपर ही लेकर जाता है, भले ही उसके पीछे बड़ा स्टाफ चलता हो, लेकिन अगर वो खुद काम पर नजर न रखे तो बेकार ही हो जाता है। और तुम भाइयों ने यही किया है। हम कुछ नहीं जानते हैं, जो पैसा हमने लगाया था वो हमें वापस चाहिए। अब चाहे तो तुम मुझे वो अपना बंगला, गाड़ियां सब कुछ बेच कर दो। वही बेचने की क्या जरूरत है? अब से तुम्हारी ये कंपनी, तुम्हारा घर, गाड़ियां, सभी कुछ हमारा है, समझ आया? नहीं नहीं ऐसा नहीं कीजिए, हम आपका धीरे धीरे सारा कर्जा उतार देंगे। आप हमें बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। देखिए ये कंपनी हम भाइयों ने अपने एक एक खून के कतरे की तरह बड़ी की है, ये हमारी जान है, इसको नहीं लीजिए। अरे ये 5 करोड़ की डील थी, समझ आया? कहां से और कब तक दोगे तुम ये पैसे? हमें तो अभी हिसाब साफ चाहिए। चलो जल्दी से पेपर्स पर साइन कर दो, नहीं तो कोर्ट के सामने बेइज्जत करवा कर धक्के मार कर निकालेंगे। तो ये सब हुआ था माँ, हम लोगों के पास कुछ नहीं बच पाया, हम दिवालिया हो गए हैं। नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। एकदम ही सरोजनी ने रोना शुरू कर दिया। सभी घर वाले इकट्ठे हो गए, जिसके बाद सभी को पूरी बात का पता चल गया और सभी रोने लगे। रोते रोते एकदम मोनिका को ध्यान आया। भैया हमारे सब खत्म नहीं हुआ है, हमारी ज्वेलरी वो सब हम अपने ही पैसों से खरीदते थे ना, वो हमारे पास है। वो भी अब हमारी नहीं है मोनिका, क्योंकि हमें हमारी कंपनी में काम कर रहे एक एक एम्प्लॉय को सैलरी देनी है और हम अपनी बर्बादी में अपने एम्प्लॉय को तो शामिल नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए हम उन गरीबों का पैसा नहीं मारेंगे। अरे क्या है हटी लोगो, अभी तक निकले नहीं हो मेरे घर से? महेश जी अभी चले जाएंगे, अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है ना बाहर, मैं अपने माँ बाबा को इस गर्मी में कहाँ लेकर घूमूंगा। अरे अपने सिर पर रख लेना, इसको भी हम बताएंगे। जाओ निकलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं, नहीं भैया रहने दो, इन हैवान लोगों को समझ नहीं आएगा, ये बस एक चीज समझते हैं, पैसा। अरे ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने हमारे परिवार या हमारे बारे में कुछ भी गलत बोला ना तो समझ लेना कि हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो माँ बाबा। पूरा परिवार एकदम ही अपने सारे ऐशो आराम से वंचित हो गया था। वो सभी तपती हुई धूप में बाहर निकल आए और हे भगवान, मेरा तो सर चकरा रहा है, विक्रम कहीं बैठ जाते हैं। अभी तो हम ज्यादा देर चले भी नहीं है बेटा, हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। विवेक जी चलिए ना, हम किसी पड़ोसी के घर में रुकने के लिए चलते हैं, ऐसी परेशानी में पड़ोसी ही काम आते हैं। आप कोई घर ढूंढ लो, तब तक माँ बाबा वहाँ ठहर जाएंगे। हाँ ठीक है, मुझे शांति के घर ले चलो, वो अच्छी है। सरोजनी की बात सुनकर पूरा परिवार शांति के दरवाजे पर चला गया और उसे अपनी परेशानी बताई। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना सरोजनी बहन, मैं तुम्हें या तुम्हारे परिवार को जरा भी अपने घर में नहीं आने दूंगी। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने या मेरे परिवार ने जो तुम ऐसे बोल रही हो? जिस घर में नई बहू ने आते ही घर की सुख समृद्धि को उजाड़ दिया हो, जिस घर में उसकी नई बहू ने आते ही करोड़पति परिवार को भिखारी बना दिया हो, उस घर की बहू और उस परिवार के अपशगुनी कदमों को मैं अपने घर लाकर खुद को बर्बाद थोड़ी ना करना है। वैसे बात कड़वी है लेकिन सच है सरोजनी जी, आपके पास भगवान झूठ ना बुलाए पैसा इतना था कि 7 नस्लें तो क्या 10 नस्लें आपकी बैठकर खा सकती थी।
लेकिन अब देखो, इस बहू ने आते ही 10 दिन में भी कम में परिवार को बर्बाद कर डाला। ऐसा नहीं है शांति, तुम गलत बोल रही हो। अरे जाओ, जाते क्यों नहीं हो? मैं तुम लोगों से दूर ही रहना पसंद करूंगी। सुनो तो सही। सरोजनी को शांति ने अपने घर में आने की पनाह नहीं दी। सही कहते हैं, बुरा वक्त सभी की असलियत को सामने लाकर खड़ा कर देता है। किसने सोचा था कि शांति जी ऐसी निकल जाएगी। देखा जाए तो शांति जी ने कुछ गलत भी नहीं बोला। जब से हमारे घर में बहू आई तभी ये बर्बादी शुरू हुई है। ये ही अपशगुनी है। सही कहा जी आपने। किसी किसी का साया तो अपशगुनी होता ही है। वैसे ही ये है। माँ बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं हम। नहीं बाबा और माँ, आप जरा भी सहना सही नहीं है। ऐसे कैसे आप भैया की बर्बादी का पूरा इल्जाम भाभी के ऊपर लगा सकते हैं? जो हुआ वो सब होना ही था। इससे किसी को दोषी बनाने में कोई फायदा नहीं है। तुम आजकल के बच्चे चुल्लू भर अकल अपने दिमाग में भर करना। हम अपने से बड़ों लोगों को दुनियादारी नहीं सिखाने लग जाया करो। मैंने अपने बचपन से जवानी तक खूब केस देखे हैं। जब जब कोई अपशगुनी बहू किसी के घर गई है तब तब उसके घर पर मुसीबत आई है। और जब उससे सभी को दूर किया जाता था तो सब कुछ खुद ही सही हो जाता था। और ये वैसे ही है। माँ बाबा, ये गलत है। आप सीधा अपनी आज की हालत का जिम्मेदार मेरी पत्नी को बना रहे हो। कोई बात नहीं विवेक जी, अब जब मेरे आने के बाद ये सब हुआ है ना, तो हो सकता है कि मैं अपशगुनी हूँ। लेकिन माँ बाबा, मैं ये बात 3 महीने से पहले नहीं मानूंगी। अगर 3 महीने तक भी हमारे हालात ऐसे ही रहे तो मैं वादा करती हूँ कि मैं खुद ही आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। रश्मि बेचारी ने खुद ही अपने आप को दोषी मान लिया। बस फिर क्या था, वो लोग ऐसे ही घर की तलाश में भटकने लगे। सिर पर शीशे की तरह गर्म धूप चमक रही थी। ऐसे में जिस परिवार ने बस आराम ही देखा था, उन सभी के लिए ऐसे भटकना आसान नहीं था। चलते चलते सरोजनी के पांव सूज गए और सुदेश की टांगें दर्द करने लगी। और यहाँ कितना चलना पड़ेगा, मेरे तो पाँव ही टूट गए। हाँ, बस थोड़ा सा और माँ जी, आप कर सकती हैं। ऐसे हार मत मानिए। अब नहीं होगा। अरे अब नहीं हो पाएगा मुझसे। भैया, बहुत ज्यादा गर्मी है। ऐसे में बाहर रहना तो अपनी जान से खेलने के बराबर है। अरे लगता है कि हमारे भगवान जी हमसे इसी तरह से मुलाकात करेंगे। बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हैं? ये बस हमारी जिंदगी का एक कठिन पड़ाव है जो जल्दी खत्म हो जाएगा। भैया समझाओ ना बाबा को। विवेक, मेरी हिम्मत टूट रही है। मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ भी हो पाएगा। आप पागल हैं क्या विक्रम जी? आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? आपकी वजह से हम सभी के अंदर हिम्मत है। अगर आप ऐसे ही कहेंगे तो कैसा होगा? मैं लेकिन हिम्मत हार रहा हूँ। भाभी, आप यही सभी के पास रहो। रश्मि, तुम मेरे साथ आओ। हम कोई ना कोई घर तो ढूंढ ही लेंगे। तब तक भाभी, आप सभी को लेकर इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ। विवेक ऐसे बोलकर रश्मि के साथ गांव में घर ढूंढने को चला गया। सुनीता सभी को पेड़ की छाया में लेकर बैठ गई थी। लेकर भी तो किस मनुष्य को आ गया है। उसके साये से हम लोगों को कोई घर ही नहीं मिल पाएगा। जो पहले से ही मनुष्य हो, जिसका साया अपशगुनी हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। एक तरफ सरोजनी ऐसे बोल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, बस तू मेरा मान रख लेना। अगर घर नहीं मिल पाया तो सभी को लगेगा कि जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह मैं हूँ। मैं ही अपशगुनी हूँ। बस भगवान, तो हमें कोई घर मिलवा देना। तुम्हें माँ बाबा की बात को दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है रश्मि। तुम जरा भी इस परेशानी की वजह नहीं हो। चलो अब इस बात को दिमाग से निकाल दो। विवेक की बात को सुनकर रश्मि को खुशी हुई। कम से कम उसका पति तो इस तरह की बात नहीं कर रहा था। कुछ ही देर के बाद उन्हें एक मकान मिला। लेकिन भैया, अगर किसी गरीब के पास 6 महीने का किराया पहले से होता तो वो ऐसे आपको परेशान घूमता हुआ नहीं मिलता। अरे भाई देखो मैडम, कि मुझे किसी बहुत ही भिखमंगे को अपने घर को नहीं देना है। समझ आया? अगर पैसे नहीं है तो घर भी नहीं मिलेगा। बस उन्हें घर तो मिले, लेकिन कोई भी एडवांस किराया लिए बिना घर देने को तैयार नहीं था। बेचारी रश्मि और विवेक ऐसे ही घूमते रहे और रात को वो उस पेड़ के नीचे आई। क्या हुआ? कहीं से बात नहीं बनी क्या? नहीं। अरे हम तो पहले से जानते थे, जिस लड़की को तू साथ लेकर चला था उसके रहते कभी बात बनती ही नहीं। समझ आया तुझे? बाबा देखिए, मैं आपसे आराम से बोल रहा हूँ। रश्मि कोई अपशगुनी नहीं है। वो सब छोड़िए, ये बताइए कि अगर आपको कहीं जगह नहीं मिली तो अब हम कहाँ लोग जाएंगे, कहाँ सोएंगे? गरीबों का तो खुला आसमान ही कंबल और चादर होती है।
सो जाएंगे इस दख्त के नीचे ही। सभी को यह सुनने में अजीब तो लगा, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। पूरे परिवार ने किसी तरह अपनी रात उस पेड़ के नीचे ही बिताई। किसी को भी रात भर नींद नहीं आ पाई और सुबह होते ही फिर से वो घर की तलाश में निकल गए। लेकिन इस बार उनका घर ढूंढने का तरीका अलग था। वो खेतों की जमीन पर आए हुए थे। जब कोई हमें घर देने को राजी ही नहीं है तो अब हम लोगों को अपना खुद का घर ही बनाना पड़ेगा। एक ऐसा घर जो चाहे कच्चा हो लेकिन गर्मी में सर पर साया बन जाए। हम इन खेतों में वो बना सकते हैं। अरे तुम तो कल वाले ही लोग हो, जाओ यहाँ से, ये मेरे खेत हैं। रमेश, जो कि खेतों का मालिक था, उसने उस गरीब परिवार के ऊपर बिना कोई दया खाए उन्हें वहां से भगा भी दिया। अंत में भटकता हुआ पूरा परिवार एक जंगल में पहुंचा, जहां जाते ही उन्हें कुछ महसूस हुआ। अरे नहीं, हम लोग तो जंगल में आ गए हैं माँ बाबा। सही कहा, यहाँ आसपास पेड़ ही पेड़ हैं, तो यहाँ कितना ज्यादा सुकून है, ठंडक भी है। आइडिया, हम लोग इस जंगल में अपना घर बना ले। हमारे पास कोई जगह भी नहीं है और जंगल भी किसी का नहीं होता है। हम यहाँ लकड़ियों की कुटिया बना सकते हैं। क्या अच्छा आइडिया दिया है तुमने रश्मि। माँ, गांव के लोग तो हमें अच्छी नजर से देखते नहीं है, इसलिए हम यहीं घर बनाएंगे, लोगों से दूर, जब तक कि हम भाइयों को काम नहीं मिल जाता है। वो तो सही है, लेकिन तुम बनाओगी किस तरह? वो बस आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों ने मिलकर काम शुरू किया। सुनीता और रश्मि ने मिलकर जंगली घास को साफ किया और उन दोनों के पति लकड़ी काट के एक छोटी सी कुटिया बनाने लगे। जब तक वो ये कर रहे थे तब तक सुदेश और सरोजनी जंगल में बैठकर शांति का मजा लेने लगे और मोनिका भी अपने भावी भाई के साथ ही लगी हुई थी। उन लोगों ने एक कुटिया बनाई और साइड में एक ओपन किचन भी बना दिया, जिसके ऊपर भी उन्होंने लकड़ी का ही छप्पर डाला। शाम होते होते उनका घर बनकर तैयार हो गया और सरोजनी और सुदेश ये देखकर हैरान हो गए। यह तुम लोगों ने बनाया है? बाबा, आपके बेटों ने बिजनेस खड़ा किया था, तो एक छोटी सी कुटिया खड़ी करने में कौन सी बड़ी बात है। चलिए अब अंदर चलते हैं। भाभी, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, अब तो भूख भी लगी है। विक्रम जी, आपकी जेब में थोड़े पैसे तो हैं, उन पैसों से जाइए कुछ खाने को ले आइए। हम बहुएं मिलकर बना लेंगे। अरे ठीक है भाभी, चलो भैया चलते हैं। दोनों भाई खाने का सामान लेने चले गए और दाल चावल और आटा ले आए। बहुओं ने खाने का सामान आते ही खाना बना दिया और वो सभी अपनी कुटिया में बैठकर उसको खाने लगे। कभी ऐसे सादा सा खाना खाते तो नहीं थे, लेकिन आज खा रहे हैं ना तो अच्छा लग रहा है। भूख में चीजें अच्छी ही लगती हैं। तो उसे किसी ने पूछा है क्या? आई बड़ी। माँ बाबा बेचारी, रश्मि के साथ ऐसा नहीं कीजिए। अच्छा, हमने जो दाल चावल बनाए ना, तो हम कल दोपहर में वो खा सकते हैं। इतने बन गए चावल। चलो भाभी, मैंने एक प्लेट तो खा ली है, लेकिन अब मुझे इतनी भूख लगी हुई है कि मैं तो और खाऊंगी। हाँ हाँ, खाओ खाओ, लाओ मैं लेकर आ जाती हूँ। नहीं, आप बैठी रहो भाभी, मैं ले आऊंगी। मोनिका जैसी रसोई में पहुंची तो उसकी चीख निकल गई। एक जंगली बंदर उसकी रसोई में था, लेकिन मोनिका की आवाज सुनते ही वो भाग गया। सभी घबराकर बाहर आ गए। अरे क्या बात है मोनिका, तू क्यों चिल्ला रही थी? बाबा, एक बंदर अभी हमारे खाने में मुंह डाल देता। हे भगवान, हम ये कैसे भूल गए कि हम एक जंगल के अंदर हैं और यहाँ पर जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे तो हमारा खाना सही नहीं रहेगा, कोई ना कोई यहाँ आता ही रहेगा। घर वाले तंग हो गए थे कि रश्मि बोली, चिंता मत कीजिए, हम लोग तो दरवाजा बंद करके ही सोएंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बचे हुए खाने को अपने कमरे में ही रख लेंगे, वहाँ कोई जानवर नहीं आएगा। ये सही किया, ये एकदम ठीक रहेगा। चलो, खाना ऐसे बाहर छोड़ना सही नहीं है, हम इसको अपनी कुटिया में ही ले चलते हैं। विवेक ने ऐसे बोलकर दाल चावल के बर्तन को उठा लिया, जिसके बाद वो सारा खाना रसोई में अपनी कुटिया में ले गया। सभी लोग थके हुए थे, कुटिया में जाती वो खाना खाकर सो गए। ऐसे ही अगली सुबह। अरे नहीं माँ जी, ये तो गर्मी की वजह से घर के अंदर भी खराब हो गई है, अब क्या करें? तू जिस चीज को हाथ लगा देती है वो तो खराब हो ही जाएगी। ऐसे क्यों बोल रही है माँ जी? ये सब मेरी वजह से कैसे हो सकता है? ये तो गर्मी की वजह से है ना। तो चुप कर, अगर कुछ भी यहाँ हो रहा है ना, उसकी वजह तो ही है जो हमें हमारे महल से फुटपाथ पर ले आई, समझ आया क्या माँ जी? अच्छा ठीक है, माँ जी ने मान लिया है कि हर एक चीज के पीछे की वजह रश्मि है, लेकिन अभी ये बात छोड़िए, हमें आज के खाने के लिए सामान लाना है। चलो रश्मि लेने चलते हैं। सुनीता बहाने से रश्मि को ले आई और शुक्रिया भाभी, अगर आज आप नहीं मुझे घर से लेकर निकलती ना तो मैं रो पड़ती।
ये सब अब नहीं झेला जाता मुझसे। अब तो मुझे खुद से सवाल होने लगते हैं कि कहीं मैं सच में ही अपशगुनी तो नहीं हूँ। सोचना भी नहीं, ये सब हमारे घर वालों की गलत सोच है जो कि बदल जाएगी। अगर कुछ सोचना है तो इस बारे में सोचो कि हम रसोई का क्या करें। वहाँ हमने अगर खाना छोड़ दिया तो जानवर उसे नहीं छोड़ेंगे। अगर हमने उसे कुटिया में रखा तो घर के अंदर वो गर्मी से खराब हो जाएगा। समझ में नहीं आता भाभी, यहाँ आकर तो मेरे दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। आइडिया। रश्मि को ऐसे बोलते ही एक महंगे कैफे पर नजर पड़ी, जहां उस कैफे में बहुत ही ज्यादा हरियाली थी। हरियाली होने की वजह से वहां किसी एसी कूलर की भी जरूरत नहीं थी। बस इसी से रश्मि को आइडिया आ गया। भाभी, कुदरत में तो सबसे ज्यादा ताकत होती है ना। कैसा हो अगर हम अपनी रसोई को हरा भरा बना दे तो? मैं कुछ समझी नहीं। रश्मि ने सुनीता को घर आते वक्त अपना प्लान बताया, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी घर आते ही अपने प्लान पर काम करने में लग गई। अरे बहू, क्या कर रही हो? माँ जी, आपका कलाकार जुगाड़ू बहू के दिमाग में एक तरकीब आई है इस भरी दोपहरी और रात के सन्नाटे में रसोई को ठीक रखने की। ये अच्छा है, ये आसानी से बड़ा होने लगेगा और मुझे ऐसे ही पौधे की तलाश है, इसको लगा देती हूँ। रश्मि छोटी छोटी बेलों के जैसे पेड़ पौधे तोड़ रही थी, जो कि जल्दी से बड़े हो जाते। उसने ऐसे ही पौधे तोड़े और उन्हें अपनी ओपन रसोई में चारों तरफ लगा दिया। पौधे लगाते ही रसोई कुछ ठंडी महसूस होने लगी। फिर उसने छप्पर पर भी उन्हें ही लगाया और उसने अपनी रसोई को एकदम हरा भरा कर दिया। लेकिन अभी भी जानवरों से उसका कोई बचाव नहीं हुआ था। क्या बात है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एसी लगा दिया हो रश्मि। ये तो कुदरत का दिया हुआ एसी है भाभी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ जानवरों की रोक किस तरह से करूँ। मैं एक बात बताऊं, जब हमारे गांव में किसी चीज को बंदरों या किसी भी जानवर से बचाया जाता था तो उसके आसपास कांटे बिछा देते थे। उससे पता है कोई भी जानवर वहां नहीं आ पाता था। अरे कांटे, उनका तो मुझे भी ध्यान नहीं था। यहाँ तो एक कांटों का पेड़ भी है, चलो वहां से कांटे लेने चलते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो, शुभ काम में देरी कैसी। सुनीता के साथ रश्मि ऐसे बोलकर वहां से चली आई और दोनों देवरानी और जेठानी ने मिलकर कांटों को तोड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने मिलकर उन कांटों को रसोई के आगे और रसोई की छत पर भी बिछाया और अब उनकी रसोई बनने के बाद एकदम सिक्योर हो गई थी। माँ, देख रही हो अब भाभी कितनी मेहनत कर रही है हमारे लिए। इसको कहते हैं हमारे परिवार से प्यार करना। वरना अगर भाभी चाहती ना तो अपने मायके ही जा सकती थी। उनकी शादी हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ जो ये सब हो गया इतनी जल्दी, लेकिन वो हमारे साथ है। चल चल अब चुप कर, मुझे मत समझा, मैं तो उससे ज्यादा समझदार हूँ। समझ आया, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। सरोजनी को मोनिका की बात को सुनकर फर्क तो पड़ा था, लेकिन वो कुछ बोली नहीं और ऐसे ही बात को आई गई करते हुए वो कुटिया के अंदर चली गई। ऐसे ही चलते चलते अब 1 हफ्ता होने को आया था। जब से बहुओं ने अपनी हरी भरी रसोई को बनाया था, तभी से उनके घर में ना तो कोई जानवर आकर उनके खाने की चीजें खराब हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ ना ही अब उनका खाना खराब हो रहा था। ऐसे ही आज के दिन पूरा परिवार रसोई में ही बैठकर खाना खा रहा था। ये सादा सा खाना और हरी भरी रसोई मेरे तो बचपन की यादें ही ताजा हो गई। पहले घरों में कूलर और एसी नहीं हुआ करते थे तो हम लोग ऐसे ही हरियाली में बैठकर खाते थे। आज का दिन तो ऐसे ही मुझे उन्हीं यादों की याद दिला रहा है। सही कहा जी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी अपने शादी के दिनों में वापस चली आई हूँ। सुदेश की बात को सुनकर सरोजनी भी मुस्कुराई और अपने माँ बाबा की बात को सुनकर सभी बच्चे भी मुस्कुरा रहे थे। बस बेचारी रश्मि ही ऐसी थी जो सभी के बीच में बैठी तो थी लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो कुछ बोलेगी तो फिर से उसकी सास और उसके घर वाले उसको ही बुरा बना देंगे। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और अब परिवार वालों को अपने घर से लगाव हो गया था। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन सभी अपने जंगल के कुटिया वाले घर के बाहर जंगल के नजारों के पास बैठकर उनका मजा ही ले रहे थे कि तभी विवेक और विक्रम वहां आए और माँ बाबा कहाँ हैं आप सभी? ओहो, यही है, क्या हो गया, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? अरे माँ बाबा चलिए तैयार हो जाइए, अब वक्त आ गया हम लोगों के इस जगह को छोड़कर जाने का। हम इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन कहाँ? बाबा माँ, हमने आपको बताया था कि हम लोन लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारी केस को समझकर बैंक ने हमें 50 लाख का लोन दे दिया है। हमने उन पैसों से एक शहर में फ्लैट भी खरीद लिया है। अब हम लोगों को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ बाबा, आप खुश नहीं है क्या? अरे वो बात नहीं है, बस पता नहीं कब इस जगह से लगाव हो गया, पता ही नहीं चल पाया। अब इसको छोड़कर जाना है तो दिल भारी भारी सा हो रहा है।
दिल तो भर रहा है, लेकिन हम सदा के लिए यहाँ तो नहीं रह सकते ना। भगवान का शुक्र है कि आप लोगों को लोन मिल गया है। माँ बाबा, अब भी आपको लगता है कि क्या मैं अपशगुनी हूँ या मेरे कदम शुभ नहीं है? खबरदार, जो तूने खुद को कुछ भी कहा बहू। उस वक्त हम जज्बाती हो गए थे, लेकिन अब समझ आ गया है हम लोगों को कि जो हुआ वो हमारी किस्मत थी। वक्त कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। माफ कर दे जो हमने तुझे इस दबाव में रखा कि तू अपशगुनी है। असल अपशगुनी तो हम हैं जो एक ही अच्छे इंसान को ऐसा महसूस करवाते हैं। क्या सच में माँ, आपने मुझे माफ कर दिया? रश्मि की बात को सुनकर सरोजनी ने उसको अपने गले से लगा लिया, जिसके बाद उसने कभी रश्मि को बुरा नहीं कहा। ऐसी सुदेश को भी अकल आ गई थी। वो सभी उसी वक्त जंगल से शहर आ गए जहां उनका एसी वाला घर था। दोनों भाइयों ने बचे हुए पैसों में से अपना एक कपड़ों का शोरूम खोल लिया और मिलकर वो अपने काम को चलाने लगे और अब सब ठीक हो गया था।